right. Then we were again talking about the clinical interview, and we covered basically clinical interview होता क्या है, आप basically interview को कैसे conduct करते हो, interview over the period of time आप किस तरह से maintain करते हो. Then we talked about कि क्या particular styles हैं to work on during your interview or the clinical interview, especially with the therapist or being with the patient. फिर हमने बात की कि ऐसे कौन से पर्टिकुलर एटीट्यूड्स हैं जिन्हें आपको डेजलूट करना चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू. देन वी टॉक्ड अबाउट कि क्या पर्टिकुलर पर्सनल स्टाइल्स हैं बीइंग अ थेरेपिस्ट टू वर्क ऑन ड्यूरिंग योर clinical interview or during your clinical trial with the patient. ठीक है. अब वी वर टॉकिंग अबाउट कि कौन सी ऐसी पर्टिकुलर डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज हो सकते हैं एक थेरेपिस्ट में जो कि एक थेरेपेटिक रिलेशनशिप को डिस्ट्रक्ट कर सकती हैं, डिस्टर्ब कर सकती हैं. ठीक है. वी टॉक्ड अबाउट द डोमिनेटिंग एटीट्यूड्स, वी टॉक अबाउट द अथॉरिटेरियन स्टाइल्स कि ये आप में नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये आपकी पर्सनल ग्रोथ को रोक देता है, स्टॉप कर देता है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट को इम्प्रूव नहीं होने देता. जो लेटर ऑन एक बीइंग अ पर्सन आपकी पर्सनल ट्रेट्स जो हैं उनको बहुत ज्यादा सबमिसिव कर देता है. ठीक है. यू विल बिकम डिटैच्ड पर्सन. आप इमोशनल अटैचमेंट्स को एफिलिएट नहीं कर पाते. ठीक है. फिर नेक्स्ट आ जाता है पैसिविटी एंड द सबमिसिवनेस. ठीक है. अब जब आप एक्टिव होते हो तो क्या है, आप समझते भी हो, आप समझाते भी हो. व्हेन यू आर पैसिव तो आप चीजों को इंक्वायर नहीं करते. वहां क्या है, वहां आप प्रमोट करने लग जाते हो. बीइंग अ पैसिव पर्सन. पैसिव पर्सन कौन होता है? पैसिव पर्सन वो होता है जो बेसिकली रिलेशनशिप्स को रिस्पेक्ट नहीं करता और बस जिसको कहते हैं अपनी धुन में लगा रहता है. वो क्या है, वो इनसिक्योरिटीज को ग्रूम करना शुरू कर देता है, अपने आसपास के लोगों को डिस्टर्ब करने लग जाता है. वहां क्या है, वहां आप होपलेसनेस को क्रिएट करने लग जाते. तो बीइंग अ थेरेपिस्ट इज, इट्स एक्चुअली नॉट अ हेल्दी स्टाइल. ठीक है. अब डिटैचमेंट कौन सी एक्टिव बेसिकली डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी है? इसमें क्या है, इसमें बेसिकली अगर आप डिटैच रहोगे, मुझे कोई गर्ज नहीं सामने वाले के साथ क्या हो रहा है, इससे क्या होगा, इससे आप एम्पथाइज नहीं कर पाओगे पेशेंट के साथ. वो आपके सामने धाड़े मार मार के रो रहा है. ठीक है. और आप बैठ रहे हो अपनी चेयर पे और आपको, नहीं जी मैं तो थेरेपिस्ट हूँ, मैं तो नहीं हिलूंगी. नहीं. बी एम्पथेटिक. सिंपथाइज करने को मैं नहीं कह रही, लेकिन आप उसे ये रियलाइज कराओ that you are understanding his or her situation. ठीक है. आप भी उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो along his or her side, इसलिए आप उसके लिए वहां मौजूद हो. ठीक है. अगर आप ये नहीं करोगे, इट विल बी डिटैचमेंट. वहां क्या है, वहां आप उसको ये रियलाइज करा रहे हो जैसे बाकियों को फर्क नहीं पड़ता, वैसे मुझे भी फर्क नहीं पड़ता. ठीक. तो ये चीज जो है, ये आप उसको नहीं करते हो. आप उसके साथ ऐसा रिलेशनशिप स्टाइल करते हो कि जिसमें आप एम्पैथेटिक रहते हुए सिंपैथी को प्रमोट करते हो, उसको फील कराते हो दैट यस आई एम हियर फॉर यू. ठीक है. फिर बहुत सी जगह आपने देखा होगा मेडिकल प्रोफेशनल्स के बारे में दैट दे गेट होस्टाइल विद द पेशेंट. फलां डॉक्टर जो है ना बड़ी बदतमीजी करता है. एक दफा फाइल रिकॉर्ड ना करके लेके जाओ तो वो तो आगे से बड़ी बातें सुनाता है. मैंने नहीं जाना उसके पास. मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जो आके कहते हैं कि मैडम वो जो फलां डॉक्टर साहब है ना, हमने उनके पास नहीं जाना. क्यों नहीं जाना? इस वजह से नहीं जाना. ठीक है. फिर यू हैव टू स्टे जस्टिफाइड. आपने अपना रियलिटी चेक हमेशा मेंटेन रखना है. अगर आप नहीं करोगे, आप प्रेजुडिस को प्रमोट करोगे कि क्योंकि ये लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से हैं तो हाँ इसको तो कुछ ना कुछ गंदी बीमारी होगी, लाइफस्टाइल ही ऐसा है इन लोगों का, खाते पीते साफ नहीं है, ये नहीं करते वो नहीं करते, उसने कपड़े गंदे पहने हुए हैं. इट्स ओके उसने जैसे भी पहना. बीइंग अ थेरेपिस्ट, यू हैव टू स्टे डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी.
ये सब कहने को, ये सब करने को सोसाइटी है, लोग हैं। बीइंग अ थेरेपिस्ट, आप वहां स्टैंड करते हो जहां बाकी लोग नहीं कर पाते। आप एक इंसान का हाथ पकड़कर उसे जिंदगी की तरफ वापस लेकर आते हो। और अगर ये टेंडेंसीज होंगी तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि बीइंग अ थेरेपिस्ट, हमने बात कर ली इमोशनल स्टाइल्स आपके कैसे होने चाहिए, अटैचमेंट स्टाइल्स आपके कैसे होने चाहिए, आपको किस तरह से क्लिनिकल इंटरव्यू को लेके चलना है। अब बात करते हैं कि क्या पर्टिकुलरली जब हम क्लिनिकल इंटरव्यू कर रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम बात पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या पर्टिकुलरली कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज करते हुए प्रोडक्टिव क्वेश्चनिंग कर सकें या इफेक्टिव आंसर्स को ऑब्टेन कर सकें। साइकोलॉजिकल कंसल्ट के या साइक केयर के दौरान आपके पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना बहुत बात की बात होती है, पहले प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना जरूरी होता है। ठीक है। वहां क्या होता है, वहां पेशेंट को खुद डिस्टर्बिंगली फील हो रहा होता है कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम है। सिम्टम एंजाइटी के भी आ रहे होंगे, डिप्रेशन के भी आ रहे होंगे। ठीक है। वो कहेगा मुझे मुझे आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, वो चीखना चिल्लाना भी शुरू कर देगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मिक्स्ड सिम्टम्स आना शुरू हो जाए। तो वहां क्या है, वहां आपको क्वेश्चंस को डायरेक्ट करना पड़ता है। अब उसके डिफरेंट तरीके हैं। अब अगर मैं जो तरीके आपको बताऊंगी, जो हम गाइडेंस लेंगे इन सब चीजों से, इससे क्या है, बीइंग अ प्रैक्टिशनर आपको इंसाइट मिलना शुरू हो जाती है टुवर्ड्स द क्लाइंट्स थॉट्स एंड देयर फीलिंग। और जब आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए कि आखिर उसके जहन में चल क्या रहा है, आखिर ऐसी कौन सी खिचड़ी है जो उसे डिस्टर्ब कर रही है, तो वहां क्या है, वहां प्रॉब्लम का पता चल जाए तो उसे सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाती है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि आखिर हम जब क्वेश्चंस की बात करते हैं, आम इंसान के साथ बात करते हैं, आपको बहुत ज्यादा ये स्टीरियोटाइप सुनने को मिला होगा बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, कि अच्छा तुम साइकोलॉजिस्ट हो, मुझे पढ़ के बताओ मैं कैसा हूँ, मेरी पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है। ये क्या है, अच्छा तुम लोग तो बस बातें ही करते हो ना। तो हम वहां कहते हैं कि हम सिर्फ आपसे बातें नहीं करते, हम बातों के जरिए आपके सवालों के जवाब आपको ढूंढने में मदद करते हैं। वो जो दिमाग में खिचड़ी पक रही होती है ना, जिसकी रेसिपी समझ नहीं आ रही होती है, हम उसमें आपकी मदद कर रहे होते हैं। उन उलझनों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं हम आपके साथ मिलके। आपकी अपनी उलझने आपको डिस्कवर करने में हेल्प करता है। वहां पर्टिकुलर तरीका कार से ही क्वेश्चंस किए जाते हैं, तभी वो क्वेश्चंस इफेक्टिव होते हैं, तभी वो थेरेप्यूटिक प्लान इफेक्टिव होता है। ठीक है। सो बेसिकली इफेक्टिव क्वेश्चंस आर द बैकबोन ऑफ योर प्रैक्टिस। जब आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ले पाओगे, जब आपको इश्यूज क्लैरिफाई हो जाएंगे, तभी आप क्लाइंट को बेहतर तरीके से गाइड कर सकोगे टुवर्ड्स डिस्कवरिंग हिज ओन सेल्फ। जिस पे गर्द पड़ चुकी है मसलों की, वो गर्द हटाने में मदद कर सकोगे। यहाँ तक चीजें सबको क्लियर हो गई हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट में मेंशन कर दो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जिस तरह हमने यहाँ तक डिबेट कर ली कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फिर क्या आइदर देयर आर सर्टेन वेज टू क्वेश्चन दैट पर्सन। ठीक है ना। मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है? ऑलराइट। ओके। सो जब आप क्लाइंट से क्वेश्चन करने लगोगे ना, अगर क्वेश्चंस वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होंगे,
सुबह उठ के मुंह हाथ धो के आ गए और थेरेपी लेने बैठ गए और देने भी बैठ गए, तो वहां क्या होगा? वहां आप पेशेंट को मेस बनाकर उसके हाथ में पकड़ा दोगे, आप उसे ओरिएंट नहीं कर पाओगे। सो योर क्वेश्चंस शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड। मैं ये नहीं कह रही कि क्लोज एंडेड रखो, मैं ये कह रही हूँ वेल स्ट्रक्चर्ड रखो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस आपको अंदाजा होगा कि आपकी बात करने का तरीका, आपके क्वेश्चंस, नेचर ऑफ द क्वेश्चंस बहुत मैटर करता है। ठीक है, समटाइम्स जब हम एक बात को पूछते हैं, सामने आपके एक इंसान हंसते हुए, खिलखिलाते हुए बैठा हो और हंस रहा हो, हर छोटी छोटी बात पर कहका लगा रहा हो, कभी उसके कंधे पे हाथ रख के ना, तो बड़े आराम से पूछना, तुम ठीक हो? यू वुड फील वो बंदा बड़ी हैरत से आपकी तरफ देखेगा कि इसको कैसे लगा कि मैं ठीक नहीं हूं। तो फिर आप उसको कहते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ क्या है? यहाँ आपने उस रिलेशनशिप को इम्प्रोवाइज कर लिया, आपने उसे बताया, आपने उसे रियलाइज कराया, आई एम एक्चुअली हियर फॉर यू, आई एम लिसनिंग टू यू, आई एम नोटिसिंग यू। मैं तुम्हारे नॉन वर्बल, तुम्हारे वर्बल हर चीज को अंडरस्टैंड करती हूँ, समझती हूँ, मैं तुम्हें जानती हूँ, एंड आई एम देयर फॉर यू। इससे क्या है? आपका थेराप्यूटिक रिलेशनशिप इनहेंस होता है, क्लाइंट सेटिस्फाई होता है, फिर वो अपनी किताब खोलना शुरू करता है आपके सामने। ठीक है, अब व्हाट आर द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस? ठीक है, उसमें नॉर्मली आप सुनोगे ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो हैं जो बेसिकली एनकरेज करते हैं टुवर्ड्स एक्सप्लोरिंग द होल आइडिया, होल इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप उसको कहते हो, अच्छा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मतलब आप मुझे बता सकते हैं आपको क्या लगता है किस वजह से ये सब हुआ, कहाँ से ये मसला शुरू हुआ। ठीक है, अब ये क्या है? ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में क्या होते हैं? आप क्लियरली एक जस्टिफाइड स्पेसिफिक डिटेल डिमांड करते हो। जैसे मैं कहती हूँ, अच्छा आपको लगता है आपकी वाइफ ने आपके साथ बुरा किया, आपको गुस्से में बोला, चीजें उठाकर फेंकी, उस वक्त आपने क्या किया था कि नौबत यहाँ तक आई? अब ये क्या है? ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, मैं पूछ रही हूँ उस वक्त क्या हुआ था। ठीक है, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं? रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस में ये होता है बेसिकली, आप दोनों टाइप्स को यूज करते हुए टेलर कर देते हो अपने इंटरेक्शंस को। कैसे? आप उसको बताते हो, आप उसको रिफ्लेक्ट कराते हो ओवर द क्वेश्चंस कि एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन, हम मसले की तरफ जा रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। ठीक है, हमने बात कर ली ओपन एंडेड क्वेश्चंस की, बेसिकली जिसमें एक क्लाइंट बजाते खुद ऑनर होता है टुवर्ड्स नरेटिंग द होल सिचुएशन। वो सिर्फ बोलता है और आप सुनते हो, आप उसको गाइड करते जाते हो, आप उसको फॉर्मुलेट करते जाते हो डायलॉग को, बोलने आप उसको देते हो, आप उसको गाइड करते हो। ठीक है, इस तरह से क्या है, क्लाइंट बेसिकली अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता है, बता पाता है, वो कहानी जो कोई सुनने को तैयार नहीं वो आपको सुना पाता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जिस तरह मैंने बताया, बेसिकली आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको डिटेल्स कंफर्म करने में हेल्प होती है। ठीक है, इसमें बहुत लिमिटेड रिस्पॉन्सेज भी होते हैं और समटाइम्स क्लाइंट आपको थोड़ी सी डिटेल भी दे सकता है। ठीक है, इससे क्या होता है, आप डिस्कशन को लिमिट कर पाते हो, आप बाउंड्रीज बना पाते हो टुवर्ड्स बेसिकली कंटेम्पलेटिंग योर होल आइडियोलॉजी। जो आज का सेशन है आप उसको ओरिएंट कर पाते हो। ठीक है, इससे बेसिकली क्या होता है, आप फैक्ट्स को क्लैरिफाई रख पाते हो, आप अंडरस्टैंडिंग को इंश्योर कर पाते हो और आप अपने थेरेप्यूटिक स्टाइल को कन्फाइंड रख पाते हो। ठीक है, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस जिस तरह मैंने बात की, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस में बेसिकली आप एक तरह से, रिफ्लेक्शन क्या है, आप इमोशनल कंपोनेंट को ऐड करते हुए क्लाइंट को हेल्प कर रहे हो टुवर्ड्स एक्सप्लोरिंग द होल सिचुएशन अगेन। इससे क्या है, क्लाइंट जो बात कह रहा है
आप उसको बताते कि अच्छा, यू वांट टू से दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट? ठीक है, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात। फिर आपके लिए तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक रहा होगा। ठीक है। अब उसको आप एक्सप्लोर करा रहे हो, आप उसको इनसाइट डेवलप कराने की कोशिश कर रहे हो, आप उसके एक्सपीरियंस को वैलिडेट कर रहे हो। तो क्या कर रहे हो आप? रैपो भी बिल्ड कर रहे हो, आप क्वेश्चंस भी कर रहे हो, आप चीजों को वैलिडेट भी कर रहे हो, और आप एक फ्रेमवर्क भी बना रहे हो, पेशेंट के माइंड में भी, अपने सामने भी। ठीक है। जो लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं, लीडिंग क्वेश्चंस यूं समझ लो कि एक तरह से क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मिक्सचर होते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, क्लाइंट के रिस्पॉन्सेस काफी ज्यादा सटल आते हैं। ठीक है, बेसिकली दे कैन गाइड थ्रू द प्रोसेस। ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसमें बाइसनेस बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि पेशेंट के साथ साथ प्रैक्टिशनर को भी अवेयर रहना पड़ता है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हमें भी अवेयर रहना पड़ता है कि हम कौन सी फ्रेजेस यूज करें, हम कौन से सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, हमारा वर्बैटम क्या है, towards empowering the client, towards empowering the patient to share their information, to share their thoughts. लीडिंग क्वेश्चंस का एक बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो मैं आपको शेयर करती हूँ। ड्यूरिंग द टाइमलाइन थेरेपी, इट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थेरेपी जो आजकल ट्रॉमा विक्टिम्स के साथ या समटाइम्स इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स की सूरत में पेशेंट को डिसेसिबिलिटी की तरफ लेकर जाने के लिए, डिसाइड करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए टुवर्ड्स द रिलेशनशिप हम कम्युनिकेट करते हैं। अब ड्यूरिंग द टाइमलाइन थेरेपी आप पेशेंट को माजी, हाल, मुस्तकबिल की कहानी से गुजारते हो। ठीक है, बट यू हैव टू स्टे अवेयर कि आपकी फ्रेजेस में से कुछ भी ऐसा ना हो जो क्लाइंट के लिए बायसफुल हो जाए। ठीक है, उसके रिस्पॉन्सेस को सटल करते, आप लीड करते जा रहे हो टुवर्ड द क्वेश्चंस, बट आप क्वेश्चंस को क्लैरिफाई नहीं रख रहे, आप क्वेश्चंस पे बाउंड्रीज सेट नहीं कर, आप क्वेश्चंस की ओरिएंटेशन बना रहे हो। अच्छा, आपको लगता है ये हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, फिर आपने क्या किया? तो आपको लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये क्या है? ये लीडिंग क्वेश्चंस हैं। आप उसको उस बकायदा उन ऑथेंटिक थॉट्स से, उन फीलिंग से स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू करा रहे हो। हर एक तरीके कार से आप उसे री एक्सपीरियंस करा रहे हो। अब इस तरह से क्या होता है, इस तरह से बेसिकली आपकी रेपो भी बिल्ड होती है टुवर्ड्स द क्लाइंट, और एज वेल एज आप डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हो टुवर्ड्स द प्रॉपर इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, आप एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते हो टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर क्लाइंट और द पेशेंट। ठीक है, ताकि वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सके, वो आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, अपने डिस्ट्रक्टिव एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सके। ठीक है। अब बीइंग अ थेरेपिस्ट, कौन से कॉमन पिटफॉल्स हैं, कौन से कॉमन डिजास्टर्स हैं जो हमें नहीं होने देने होते हैं, या स्टूडेंट से अक्सर ड्यूरिंग देयर इनिशियल प्रैक्टिस हो जाता है? दैट आर बेसिकली समटाइम्स ओवरलोडिंग द क्लाइंट विद योर क्वेश्चंस। आप उससे सवाल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। आपको लगता है 40 से 45 मिनट के सेशन में वो सिर्फ आपके सवाल सुनने बैठा है? नहीं, वहां फिर आपको वो टेंडर एक्टिविटीज करानी पड़ती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। आपको रीइंस्टेट करना चाहिए, समराइज करना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए, रिफ्लेक्शन यूज कर लो। ठीक है। आप डिफरेंट गेस्टॉल थेरेपी के डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर लो, माइंडफुलनेस को यूज कर लो। अगर वो बहुत ज्यादा एजिटेट हो रहा है, उसको बोलो ओके फाइन, मैं आपसे मजीद इस बारे में अभी कोई बात नहीं करता। ठीक है, हम कोई बात नहीं करते। अच्छा, लेट टॉक अबाउट योर लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स। ठीक है, सुबह नाश्ते में क्या लिया था, ये मैं क्या करी हूँ, मैं डिस्ट्रैक्शन की तरफ आ रही हूँ। ठीक है, दीज आर द कॉमन पिटफॉल्स जिन पे कि आप काम कर सकते हैं। अब ये जरूरी क्यों है जानना? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे बहुत मेजर इफेक्ट आता है ड्यूरिंग थेरेप्यूटिक ट्रायल। इससे क्या होता है, पेशेंट को देखो, अगर आपका घर का जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो लोड ही 220 वोल्टेज का बर्दाश्त कर सकता है, उस पे 400 वोल्टेज का लोड डाल के देखो, मीटर बेचारे का क्या हश्र होगा, ये आप सब जानते हैं। तो वहां क्या है,
वहां 220 वोल्टेज का ही लोड डालो उस पर, उतना ही डालो जितना वो सह सके, जिससे वो गो थ्रू हो सके, जिससे वो चैनल डिस्टर्ब ना हो, बिजली खराब ना हो, कनेक्शन डिस्कनेक्ट ना हो। ठीक है। अब मैं बहुत कॉमन एग्जाम्पल से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जिससे स्टूडेंट्स गो थ्रू होते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा सुनने को आता है। जब तक ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आपको हिस्ट्री टेकिंग नहीं आ पाएगी। इंटरव्यू करना नहीं सीखोगे तो इंटरव्यू कंडक्ट कैसे करोगे, इंफॉर्मेशन अटेन कैसे करोगे। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो इशू आ जाता है जिसको अवॉइड करना होता है, दैट इज यूजिंग अ वेरी debilitating लैंग्वेज। ठीक है। अब मेरे पास एक पेशेंट आया है, वो मियाँ वाली से है। ठीक है। बहुत मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। मैं उसके सामने ब्रिटिश एक्सेंट में बोलने शुरू हो जाऊं, हे यो, हाउ आर यू, राइट, वो कहेगा यार ये क्या बोल रही हैं, इनका गला खराब है। ठीक है। तो वहां क्या है, आप उसके साथ उसके लेवल पर जाकर बात करो। Let him understand that you know very well what he is going through. ठीक है। आपको फाउंटेन हाउस में ऐसे थेरेपिस्ट भी देखने को मिलेंगे जो सेशन लेने बाहर गार्डन में बैठ जाएंगे। ओके फाइन, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं, अच्छा ठीक है, हम यहीं बैठ के बात करते हैं। ठीक है। इवन माई सेल्फ आई हैव टेकन सेशंस ऑन द फ्लो, क्योंकि मुझे याद है जो मेरा पहला पेशेंट था जिसका मैंने सेशन फ्लोर पे बैठ के लिया था, हॉस्पिटल फ्लोर पे, वो बेसिकली एक ऑटिस्टिक चाइल्ड था, चाइल्ड विद द ऑटिज्म। ठीक है। और मैं उस बच्चे का सेशन उसके कंफर्ट के लिहाज से फ्लोर पे बैठ के लेती थी, बिकॉज ही लव टू प्ले विद द ब्लॉक्स ऑन द फ्लोर। वो टेबल पे रख के उनके साथ नहीं खेलता था, उसे फ्लोर्स पे रखकर खेलना पसंद था। तो मैं उस लिहाज से उसके साथ चलती थी। आई हैव टू मेंटेन दैट लैंग्वेज। ठीक है। चीजों को क्लैरिफाई रखें, क्लाउडी वर्ड्स को यूज ना करें, कम्युनिकेशन को क्लाउडी ना होने दें। ठीक है। सो व्हाट मेक्स द प्रैक्टिस परफेक्ट, बेसिकली जब आप इफेक्टिव क्वेश्चंस को बार बार गो थ्रू होते हो ना, जब आप एंगेज होते चले जाते हो, तो प्रैक्टिस मेक्स यू द परफेक्ट पर्सन। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देर आर सर्टेन टेक्निक्स जिसको यूज करते हुए द पीरियड ऑफ टाइम आप क्वेश्चंस करना लर्न कर जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप रोल प्ले यूज करो। अगर यहाँ प्रैक्टिशनर्स हैं तो मैं उनको भी कहती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको भी कहती हूँ, मेरे कोलीग्स हैं मैं उनको भी कहती हूँ, अपने स्टूडेंट से ड्यूरिंग द क्लास रोल प्लेज जरूर कराएं। They will help them out to understand what the patient will go through in the practical life and how we had to handle the situation. ठीक है। फिर टाइम टू टाइम अपने पीयर्स से, अपने कुलीग से, अपने क्लासमेट से फीडबैक लेते हैं to actually enhance your communication skills, your questioning skills। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ना सिर्फ ये होगा कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजों को प्रोडक्टिवली लेके चल सकोगे, बल्कि आपको अंदाजा हो पाएगा कि आप कहाँ लैक कर रहे हो और आपको किस चीज में मजीद काम करना चाहिए। ठीक है। सो वी हैड डिस्कस दिस एज वेल। ओके। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट, हमने बात कर ली कि किस तरह के कम्युनिकेशन को आप यूज करते हो, किस तरह के क्वेश्चंस को आपको यूज करना चाहिए, क्या क्या टाइप्स हैं जो कि बेसिकली आपको मास्टर कर सकती हैं टुवर्ड्स कंडक्टिंग अ वेरी बेनिफिशियल क्लिनिकल इंटरव्यू। ठीक है। हमने अब समराइज कर लेते हैं कि हमने जो पढ़ा उसमें हमने बेसिकली लर्न क्या किया। हमने लर्न किया कि बेसिकली जो क्लिनिकल इंटरव्यू है ये है क्या, इसको कंडक्ट कैसे किया जाता है, क्या क्या पर्टिकुलर स्किल्स हैं जो एक थेरेपिस्ट में होनी चाहिए टू कंडक्ट अ इंटरव्यू, क्या क्या पर्टिकुलर टेंडेंसीज हैं जो बीइंग अ थेरेपिस्ट एक थेरेपेटिक रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकती हैं टुवर्ड्स द पेशेंट। आपका क्या थेरेपेटिक स्टाइल होना चाहिए फॉर द कम्युनिकेशन।
ठीक है। ये सारी डिबेट करने के बाद हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और इंटरपर्सनल थेरेपिस्ट और काउंसलर, आप जिस भी साइट पे मौजूद हो, आपको अगर क्वेश्चन करना है टू लर्न अबाउट द पेशेंट, टू लर्न अबाउट इट्स और हिज प्रॉब्लम, तो आपको किस तरह के क्वेश्चंस करने चाहिए। ठीक है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट बेसिकली कि हमने जो टेक्निक्स यूज किए हैं, ठीक है, हमने उनसे जो लर्न किया है, क्या उसके अलावा भी कोई और कम्युनिकेशन रिलेटिविटी है जो बेसिकली इन्वॉल्व होती है ड्यूरिंग द थेरेपेटिक प्रोसेस टू अटेन सर्टेन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें नॉर्मली आप रिपोर्ट राइटिंग्स में पढ़े होते हो, आप हॉस्पिटल रिकॉर्ड फाइल में पढ़े होते हो, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नॉन वर्बल ऑब्जर्वेशन, वो क्या है? Basically, that is your non-verbal communication is basically about, you can say, the communication without using any words, without using any sound is non-verbal communication. ठीक है। जिस तरह हमने स्टार्ट में बात की, बीइंग अ थेरेपिस्ट, जब आपका पेशेंट आपके रूम, आपके ऑफिस में एंटर कर गया, आपकी रैपिड डेवलप होना, आपका थेरेपेटिक रिलेशनशिप डेवलप होना शुरू हो गया। वहां वहां आपका आई कांटेक्ट भी मैटर करता है, वहां आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस भी मैटर करते हैं, वहां आपकी बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करती है, वहां आपकी टोन भी मैटर करती है। अब मेरे पास एक पेशेंट आता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज 25 years ओल्ड, पेशेंट मेरे पास आता है Wala, विद द डिप्रेशन, wala. ठीक है, मेजर डिप्रेसिव Cockroach एपिसोड। aves na yun. सॉरी बेटे, क्या बात है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ऑल राइट। ओके देन, मेरे ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। एनीवेज, हम बात कर रहे थे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, ठीक है। अब हमने एक सिनेरियो क्रिएट कर लिया कि एक 25 year old मेल है हमारे ऑफिस में एंटर हुआ है फॉर द थेरेपेटिक साइक, और ही इज हैविंग अ डिप्रेसिव एपिसोड, और मैं आगे से टायर्ड बैठी हूँ और मुझे फ्लू हुआ हो और मैं टिश्यू लेके लगी हुई हूँ, तो क्या है, वहां पर क्लाइंट कहेगा, मैम तो खुद इतनी डिस्टर्ब है कि ये मेरे साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, मेरी आईज पफी हुई हों एंड आई एम सिटिंग लाइक अ टायर्ड पर्सन, और मैं बस उकताई बैठी हूँ, तो ऑब्वियसली पेशेंट क्या कहेगा? पेशेंट कहेगा, नो, दिस वाज नॉट अ हेल्दी चॉइस फॉर मी, मैं गलत जगह पे। ठीक है। इसी तरह ये क्या हुआ, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज ने कम्युनिकेट कर दिया, आपको जुबान से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। अब पेशेंट मुझसे एक चीज शेयर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल, I recently have been dealing with the patients with some kind of special disorders. तो अब वो ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको कुछ ऐसी कंटेजियस डिजीजेस भी हैं जो कि नॉर्मली हमारी सोसाइटी में अच्छी नहीं समझी जाती, उसका एक प्रेजुडिस बनाया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, हम प्री जज करके बैठ जाते हैं उस चीज को। ठीक है। अब मैं वहां पर अगर बड़े एग्जॉस्टिंग एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशंस लेके बैठूं, अच्छा इसको ये, ओके, फिर तो ये फॉल्टी पर्सन है। ठीक है, ये क्या हुआ, मेरे एक्सप्रेशंस ने अगर ये कह दिया, ठीक है, मैं बड़ा डिस्गस्टिंग एक्सप्रेशन लेके उसको देख रही हूँ, उसकी बातें सुन रही हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने फेशियल एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट कर दिया कि मैं भी सोसाइटी की तरह आपको यहाँ बैठी जज ही कर रही हूँ, मुझ में और सोसाइटी में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये चीज क्या है, ये चीज आपको नहीं करनी। ठीक है। इसी तरह आपकी टोन ऑफ वॉइस है, मैं कह दूं एक पीटी टीचर की तरह कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया, ठीक है, मेरी टोन अगर असर्टिव होने की बजाय, टेंडर होने की बजाय अगर थ्रेटनिंग हो गई, तो क्या होगा?
मेरा एम्पैथेटिक रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाएगा। So you have to be very well aware of your body language. You have to be very well aware about your facial expressions, your tone of voice, as well as in this cultural setting. मैं एक और चीज ऐड करती हूँ for my students, that you have to be very well aware of your dressing sense. ठीक है? Bright colors, parrot color, reddish red color, ठीक है? Rose red color, ठीक है, ऑलमंड ऑरेंज कलर, ये वो कलर्स हैं जो आंखों को चुभते हैं। ये पहनकर आप थेरेपेटिक सेटिंग में जाने से अवॉइड करें, क्योंकि ये कलर्स जो हैं थोड़े से, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स कभी फुर्सत मिले तो अपने फ्री टाइम में कलर साइकोलॉजी को जरूर रीड करना। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि ये कलर्स आपकी पर्सनालिटी को भी शो करते हैं और सामने वाले को भी इम्पैक्ट करते हैं। इमोशनल अटैचमेंट्स को बहुत बॉदर करते हैं डिफरेंट कलर्स। ठीक है, जिस तरह ब्लैक पावर को शो करता है, अथॉरिटी को शो करता है, इसी तरह डिफरेंट कलर्स डिफरेंट इम्पैक्ट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आप ये ब्लशी कलर्स पहनकर, ओवर टोन कलर पहनकर कभी भी साइकोटिक वार्ड में ना जाएं। ठीक है, सो हमने जो चीजें डिस्कस की हैं, फिर उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स आके कहते हैं दैट हाउ वी कैन हैंडल द डिफरेंट डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस, क्योंकि ऐसा हो सकता है ड्यूरिंग द डिफिकल्ट ट्रायल आपके पास ऐसे केसेस आ सकते हैं जहां पर आपको थोड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिल जाए और आपको उसको कैसे डील करना है, या ड्यूरिंग द इनिशियल प्रैक्टिस आपको एक इंटरव्यू को स्ट्रक्चर करना नहीं आया, आपसे नहीं हो पाया ठीक से, तो अब उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए। तो वहां यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव। फर्स्ट, आपकी तरफ से कुछ भी ऐसा डेबिलिटेटिंग डिस्क्रिप्शन नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात ये, बी पेशेंट, डोंट पैनिक, ट्राई टू रियलाइज योर होल कन्वर्सेशन, टेक अ डीप ब्रेथ। आप उन्हें कहें ओके, लेट्स जस्ट समराइज, हमने जो अभी तक बात की है उससे हमने क्या क्या पॉइंट्स निकाले। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चीज को एनालाइज करना चाहती हूँ ताकि हम एक बेहतर तरीके से प्रोसेस को लेकर चल सके। अब यहाँ क्या कर रहे हैं आप चीजों को रीओरिएंट कर रहे हो। ठीक है, पेशेंटली चीजों को रीओरिएंट करने की कोशिश करो। ठीक है, अब वहां आप रिफ्लेक्टिव लिसनिंग यूज कर रहे हो। ठीक है, आप क्लाइंट को उसकी फीलिंग्स इंश्योर कराते कराते, हाउ यू हैव हर्ड एंड यू वांट टू कंफर्म इट, आप ट्रस्ट को भी फॉस्टर कर रहे हो, आप रिफ्लेक्ट भी कर रहे हो, आप रेपो पे भी काम कर रहे हो, और साथ में आप डिफिकल्ट सिचुएशंस को टैकल करने के लिए आप कन्वर्सेशन को रीओरिएंट कर रहे हो। ठीक है, आप इस तरह से ऐसी चीजों को डील कर सकते हो। सो एक चीज याद रखें, ड्यूरिंग द क्लिनिकल इंटरव्यू, मैंने आज पूरा एक लेक्चर सिर्फ क्लिनिकल इंटरव्यू समझाने पे लगाया, बिकॉज दिस इज अ क्रूशियल पार्ट टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली क्लिनिकल इंटरव्यू होता क्या है, आप हिस्ट्री टेकिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। आपको ये चीज पता हो कि ड्यूरिंग द प्रैक्टिस क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम योर एंड, टू अंडरस्टैंड एंड टू मेंटेन द रैपो बिल्डिंग वेरी इफेक्टिवली। आज हमने क्लिनिकल इंटरव्यू को समझा, हमने रैपो बिल्डिंग को समझा, हमने इफेक्टिव क्वेश्चनिंग्स को समझा, हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्रूशियल रोल समझा। ठीक है, और आप किस तरह के स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हो फॉर द बेटर एंड इफेक्टिव साइकोलॉजिकल कंसल्टेशंस, जो कि बेसिकली आपके क्लाइंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकें, आपके थेरापेटिक रिलेशनशिप के लिए हेल्पफुल हो सकें। ठीक है, तो आज हमने इन सब चीजों को डिबेट किया। इसके हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अदरवाइज अगर आप लोगों को ये लेक्चर चाहिए हों तो द माइंड्स कंसल्टेंट्स के नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल मौजूद है, वहाँ ये लेक्चर्स अपलोड हो जाते हैं, आप वहाँ से भी लेक्चर्स को ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।